Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 28 October 2022. Let's begin today's MCQ class for upcoming nursing recruitment exams. First question is the blood test to be monitored in patient receiving oral anticoagulants is अगर किसी व्यक्ति को ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग्स दी जा रही हो तो उस पर्सन के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग की रेट को मॉनिटर करने हेतु कौन सा टेस्ट करवाया जाएगा। ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन बी एपीटीटी, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी काउंट। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए और बी इन दोनों में से ही आपका सही आंसर होने वाला है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट यहां पर आंसर नहीं होगा। अब अपना आंसर चूज कीजिएगा। थोड़ा और इजी कर देते हैं। ओरल एंटीकोगुलेंट के रूप में हम वॉरफेरिन ड्रग को देते हैं। वॉरफेरिन ड्रग इज अ ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। जिन पेशेंट्स को क्लॉट ना बने इसके लिए एंटीकोगुलेंट मेडिसिन वॉरफेरिन यदि दी जा रही हो तो उनमें हम फ्रीक्वेंटली प्रोथ्रोम्बिन टाइम का असेसमेंट करते हैं। ऐसा करके हम क्लाइंट में ब्लीडिंग के रिस्क का असेसमेंट करते हैं। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ओरल एंटीकोगुलेंट है वॉरफेरिन, इसे आप काउमेडिन के नाम से भी जानते हैं। किसी भी नाम से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सभी नाम यहां से इंपॉर्टेंट रहेंगे। वॉरफेरिन की यदि टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसका एंटीडोट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, विटामिन के। वॉरफेरिन ड्रग से टॉक्सिसिटी होने पर ब्लीडिंग का रिस्क रहता है और रिस्क को कम करने के लिए विटामिन के एज अ एंटीडोट एडमिनिस्टर किया जाता है। विटामिन के बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन करवाकर क्लॉटिंग मैकेनिज्म को स्पीड अप करता है। इसके अलावा यहां पर एपीटीटी ऑप्शन दिया गया है, इसके बारे में भी जान लीजिएगा। एपीटीटी का फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। APTT stands for Activated Partial Thromboplastin Time. APTT टेस्ट जब हम हेपेरिन देते हैं उस समय करवाया जाता है। APTT test is done when a client is receiving heparin like anticoagulant medicines. हेपेरिन को हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर नहीं करते, इसे हम सबक्यूटेनियस रूट द्वारा एडमिनिस्टर करते हैं। हेपेरिन की टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में प्रोटामीन सल्फेट दिया जाता है। प्रोटेमाइन सल्फेट। यहां पर जितनी भी चीजें हैं
नोट की गई हैं, सभी एग्जाम में पूछी गई हैं और फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद करें, नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। सबसे पहली बात हमने यहाँ डिस्कस की थी कि ओरल एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, तो ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन का एग्जाम्पल है वारफेरिन। वारफेरिन को हम काउमेडिन नाम से भी जानते हैं और वारफेरिन ड्रग की यदि टॉक्सिसिटी हो जाए तो एंटीडोट के रूप में विटामिन के का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, फिर हमने बात की हेपेरिन मेडिसिन की। हेपेरिन ड्रग को हम सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी होने पर हम एंटीडोट के रूप में प्रोटामिन सल्फेट देते हैं। हेपेरिन जिन पेशेंट्स में चल रही होती है उनमें इस ड्रग के द्वारा क्लॉटिंग के लेवल को मॉनिटर करने के लिए हम एपीटीटी टेस्ट करवाते हैं। ये सभी पॉइंट्स यहां से इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट ऑफ आईडीएसपी लोकेटेड? आईडीएसपी की सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट इनमें से किस जगह पर लोकेटेड है या इनमें से किसके अंतर्गत आती है? एनसीडीसी, आईसीएमआर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एम्स। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम्स या फिर सीएचओ लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूछे जा सकते हैं। कम्युनिटी से फ्रीक्वेंटली काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। The right answer is option A, NCDC. आईडीएसपी यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम की सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में आती है या इसके अंतर्गत बनाई गई है, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। एक बार फिर से देखिएगा, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम की सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अंतर्गत आती है और ये दिल्ली में लोकेटेड है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड क्लॉट फ्लोटिंग इन द सर्कुलेशन ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन के साथ फ्लो होने वाले क्लॉट को आप किस नाम से जानते हैं? एम्बोलाई, थ्रोम्बस, प्लेग, एन्यूरिज्म। प्रीवियस क्लास में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया है डिफरेंट क्वेश्चन के अंतर्गत। होपफुली आप इसका आंसर सही दे पाएंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, एम्बोलाई। बड़ी सिंपल सी चीज है, इसे समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये किसी पर्सन की ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर एक क्लॉट है, एक अनडिजॉल्व्ड मैटर है जो कि लगातार ब्लड के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो कर रहा है, घूम रहा है, बह रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो ये वाली जो स्थिति है, इस प्रकार के अनडिजॉल्व्ड मैटर को, इस प्रकार के क्लॉट को हम एम्बोलाई के नाम से जानेंगे। दिस इज कॉल्ड एम्बोलाई, यानी कि ये मूवमेंट कर रहा है, मोबाइल है। देखिए इस चीज पर गौर करिएगा, मोबाइल, इस तरह को मोबाइल से मिलती जुलती स्पेलिंग है। मोबाइल का मतलब होता है चल फिर सकने वाला, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने वाला। दिस इज कॉल्ड
एम्बोलाई। और सिमिलर चीज को हम डिस्कस करते हैं सेकंड कंडीशन के साथ, जो कि है एम्बोलाई। एम्बोलाई के अंदर क्या होता है, जब कोई अनडिजॉल्व्ड मैटर या फिर कोई सिंपली क्लॉट कह लीजिए, वो अगर किसी ब्लड वेसल की दीवार से चिपक गया हो, यानी कि एक जगह पर रुका हुआ हो, तो ये चीज थ्रोम्बस कहलाती है। ब्लड वेसल के अंदर बना कोई ऐसा क्लॉट जो कि ब्लड वेसल में एक ही जगह पर चिपका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो इसे हम थ्रोम्बस के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड थ्रोम्बस। ठहरा हुआ, TH, ठहरा हुआ। थ्रोम्बस में TH आता है, इससे आप ठहरा हुआ इस तरह से याद रख सकते हैं। होपफुली अब आप इस चीज को भूलेंगे नहीं। एन्यूरिज्म का मतलब होता है बैलूनिंग ऑफ द आर्टरी। जब किसी क्लाइंट में ब्लड वेसल नॉर्मल की बजाय इस प्रकार से गुब्बारे की तरह फूल जाए, तो ये कंडीशन एन्यूरिज्म के नाम से जानी जाती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question. Recommended daily requirement of vitamin C in a full-term infant about। 1 साल से कम उम्र के बच्चे को प्रतिदिन कितना विटामिन सी चाहिए होता है? 30 ग्राम्स, 60 ग्राम्स, 40 मिलीग्राम्स, 80 मिलीग्राम्स। यहां पर सारी वैल्यूज मिलीग्राम्स के अंदर है, mg के अंदर है, नॉट इन द ग्राम्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर 0 से 6 मंथ्स के बेबी को आप विटामिन सी की नॉर्मल डोज पूछते हैं, तो ये 40 मिलीग्राम्स पर डे होता है। 40 mg पर डे फॉर फुल टर्म इन्फेंट, यानी ऐसा बच्चा जिसका जन्म फुल टर्म प्रेगनेंसी पर हुआ है। उसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए 6 महीने से लेकर 12 महीने की उम्र तक के बच्चे को प्रतिदिन कितना विटामिन सी लेना चाहिए, तो आप बताएंगे 50 mg पर डे। यहां पर mg है मिलीग्राम। इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the predisposing condition for the occurrence of rheumatic fever in children? बच्चों में किस कंडीशन होने के बाद rheumatic fever हो सकता है? ऑप्शन ए फेरेंजाइटिस, ऑप्शन बी ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन सी राइनाइटिस, ऑप्शन डी कॉन्ड्राइटिस। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The right answer is option A, pharyngitis। सिंपली समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति को गले में स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए और वो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले, तो इसके बाद उसमें रियूमेटिक फीवर जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। रियूमेटिक फीवर में शरीर के अलग अलग हिस्सों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पेन होने लगता है।
रिमेटिक फीवर कंडीशन के अंदर हार्ट, ब्लड वेसल, जॉइंट मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। यहां पर फेरेंजाइटिस जो शब्द है, इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो फेरिंग्स प्लस आइटिस, यानी गले में जो फेरिंग्स वाला हिस्सा है उसके अंदर इन्फेक्शन के कारण यदि इन्फ्लेमेशन आ जाए तो ये कंडीशन फेरेंजाइटिस के नाम से जानी जाती है। इट इज अ बैक ऑफ द थ्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an adult has a coagulation time of 20 minutes. The nurse should observe the client for which of the following? अगर किसी अडल्ट क्लाइंट में कोagulation टाइम यानी क्लॉट बनने का समय 20 मिनट हो जाए तो इसमें हमें किस चीज के होने को चेक करना चाहिए? ऑप्शन ए ब्लड क्लॉट्स को, ऑप्शन बी एकाइमोटिक एरियाज को, ऑप्शन सी जॉन्डिस को, ऑप्शन डी इन्फेक्शन को। The right answer is option B, एकाइमोटिक एरिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कोagulation टाइम कितना होता है, तो ये 9 से 12 मिनट के बीच होना चाहिए। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम या कोagulation का समय 9 से 12 मिनट होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर कोagulation टाइम 20 मिनट्स दिया गया है, जो कि नॉर्मल से ज्यादा है। इसका मतलब है कि क्लाइंट में इंजरी होने के बाद क्लॉट नहीं बन पा रहे हैं, और क्लॉट नहीं बन पा रहे हैं तो इसके कारण क्लाइंट में ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है। और अगर क्लाइंट की स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स के डैमेज के कारण ब्लीडिंग हो जाती है तो स्किन पर लाल चकत्ते, लाल एरिया दिखाई देते हैं। इसे ही हम एकाइमोटिक एरियाज के रूप में जानते हैं। एकाइमोटिक एरिया का मतलब है स्किन के नीचे ब्लीडिंग के कारण स्किन पर लाल नीले निशान पड़ जाते हैं। इसे ही हम एकाइमोटिक एरिया के नाम से जानते हैं। यहां पर इन्फेक्शन कब होगा? अगर किसी क्लाइंट में WBC काउंट, व्हाइट ब्लड सेल काउंट, जो कि 4000 से 11000 के बीच होनी चाहिए, ये कम हो जाती है 4000 से, तो इन्फेक्शन हो सकता है, ना कि क्लॉटिंग टाइम के 20 मिनट होने पर। जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस वह कंडीशन है जिसमें आरबीसी तेजी से डिस्ट्रक्ट होती हैं, टूटती हैं, डैमेज होती हैं। आरबीसी यदि किसी व्यक्ति में तेजी से डैमेज होने लगे, टूटने लगे, तो इसके कारण जॉन्डिस होता है। और ब्लड क्लॉट्स जो हैं कोagulation टाइम के नॉर्मल से कम होने पर बनेंगे। अगर क्लॉट बनने का समय नॉर्मल से कम हो गया, यानी कोagulation टाइम नॉर्मल से कम हो गया, तो जल्दी जल्दी क्लॉट्स बनने लगेंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं माना जाएगा। यहां नोट कर लीजिएगा आप, कोagulation टाइम if less than normal, यदि कोagulation का समय नॉर्मल से कम हो जाए तो ब्लड क्लॉट तेजी से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज इज एग्जाम्पल ऑफ। अगर किसी व्यक्ति में आप पहले से ही तैयार एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो ये कौन सी इम्यूनिटी का प्रकार है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। The right answer is option B, passive immunity.
जब किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए आप किसी व्यक्ति को बाहर से तैयार किए गए एंटीबॉडीज डायरेक्टली देते हैं तो ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। वहीं अगर व्यक्ति डिजीज होने के बाद खुद एक्टिवली उस डिजीज के अगेंस्ट अपने शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है तो ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करके खुद ही एंटीबॉडीज तैयार करती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में बाहर से एंटीबॉडीज दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असिस्टिंग द registered nurse with discharge instructions for the client with an implantable defibrillator. What discharge instruction is essential? किसी हर्ट पेशेंट में डिफिब्रिलेटर लगाया गया और अब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज टीचिंग देकर डिस्चार्ज किया जा रहा है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन को चुनना है जो कि इस पेशेंट को दिया जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है यू कैन नॉट ईट फूड प्रिपेयर्ड इट इन अ माइक्रोवेव। आप इस पेशेंट को समझाएंगे कि आप माइक्रोवेव में बना खाना नहीं खा सकते क्योंकि आप में डिफिब्रिलेटर लगाया गया है। ऑप्शन बी कहता है यू शुड अवॉइड मूविंग द शोल्डर ऑन द साइड ऑफ पेसमेकर साइड फॉर 6 वीक्स। डिफिब्रिलेटर लगाया गया और इस समय से लेकर 6 सप्ताह तक आप जिस शोल्डर में ये लगा है उसे मूव नहीं कर सकते। ऑप्शन सी कहता है आपको आपका सेल फोन राइट साइड में यूज करना है। ऑप्शन डी कहता है आप डिफिब्रिलेटर लगा होने के कारण एरोप्लेन में ट्रेवल नहीं कर सकते, एयरलाइन में ट्रेवल नहीं कर सकते। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि डिफिब्रिलेटर लगे पेशेंट को दिया जाना उचित माना जाएगा? यस, आप बिल्कुल सही हैं। जब भी किसी व्यक्ति में हम डिफिब्रिलेटर लगाते हैं हार्ट कंडीशंस के ट्रीटमेंट हेतु, तो इन पेशेंट्स को हम ये सजेशन देते हैं कि जिस तरफ आपके चेस्ट में डिफिब्रिलेटर लगा है, आपको अगर कोई भी बैटरी से चलने वाला इक्विपमेंट यूज करना है जैसे कि आपका मोबाइल फोन, तो इसे आप हमेशा इस पेस मेकर वाली साइड से ऑपोजिट साइड में रखकर यूज करें। यानी कि लेफ्ट साइड में यदि आपके डिफिब्रिलेटर लगा है तो आपको हमेशा अपना मोबाइल राइट हैंड साइड से यूज करना है, राइट ईयर में इसे रख के यूज करना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से समझिएगा, अ बैटरी ऑप्टेड इक्विपमेंट मस्ट बी यूज्ड जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ द डिफिब्रिलेटर। इसके अलावा पेशेंट माइक्रोवेव में बना खाना खा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं। वो अपने शोल्डर को मूवमेंट करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा वो एरोप्लेन से ट्रेवल कर सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड कम्स टू द हॉस्पिटल आफ्टर एक्सपोजर टू डिप्थीरिया and is given antitoxin. This type of immunity is known as। एक बच्चा जिसे डिप्थीरिया डिजीज के लिए एक्सपोजर हुआ और हॉस्पिटल में आने के बाद इसे एंटीटॉक्सिन्स दिए गए। यहां पर एंटीटॉक्सिन्स देकर हम इस बच्चे को किस प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? एक्टिव नेचुरल, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल, पैसिव आर्टिफिशियल।
The right answer is option D, passive artificial immunity. बच्चे के शरीर में इन एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं हुआ, यानी बच्चे ने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए हमने इसे पैसिव माना। बाहर से इसे तैयार किया गया, आर्टिफिशियली हमने इसे तैयार किया, तो ये बन गया पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। डिप्थीरिया डिजीज कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया द्वारा होने वाली डिजीज कंडीशन है, नोट कर लीजिएगा। डिप्थीरिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज और बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नेबैक्टीरियम। कॉर्नेबैक्टीरियम diphtheria. This is the causative organism of diphtheria disease. डिप्थीरिया डिजीज के अंदर कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन किया जाता है और इस टॉक्सिन के कारण पेशेंट में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स आदि देखने को मिलती हैं। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है। डिप्थीरिया डिजीज को आप वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए डीपीटी वैक्सीन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which prothrombin time value would be considered normal for a client who is receiving warfarin? अगर किसी क्लाइंट को वॉरफेरिन ड्रग दी जा रही हो तो कितना प्रोथ्रोम्बिन टाइम वैल्यू नॉर्मल माना जाएगा? 12 सेकेंड, 20 सेकेंड, 60 सेकेंड, 98 सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Yes, exactly the right answer is option B, 20 seconds. अगर किसी क्लाइंट को आप वॉरफेरिन दे रहे हैं तो उसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम 20 सेकेंड होना नॉर्मल माना जाएगा। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डाटा डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉरफेरिन ड्रग की। आप इस बात को जान चुके हैं कि वॉरफेरिन ड्रग जिन पेशेंट्स को दी जाती है उनमें हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करवाते हैं और नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो 12 सेकेंड्स का होता है। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 12 सेकेंड्स का। अब जिन लोगों को आप वॉरफेरिन ड्रग देते हैं तो ये नॉर्मल वैल्यू से 1.5 से 2 गुना हो सकता है। लिखिएगा इसे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम में बी 1.5 to 2 times in clients who receiving warfarin drug and it considered normal। देखिएगा हमने आपको क्या बताया अभी कि नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो 12 सेकेंड का होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वॉरफेरिन ड्रग ले रहा हो, ओरल एंटीकोगुलेंट ले रहा हो, काउमेटिन ड्रग ले रहा हो तो उसमें ये समय प्रोथ्रोम्बिन टाइम 1.5 से 2 गुना हो सकता है, यानी कि 12 नॉर्मल होता है,
ये 24 सेकंड हो सकता है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने आंसर में ऑप्शन बी को सही माना है, क्योंकि ये 20 सेकंड था, यानी नॉर्मल रेंज में था। अब इस चीज को होपफुली आप समझ चुके होंगे। एक लाइन आप यहां पर आप चाहें तो और नोट करिएगा, इससे कंफ्यूजन दूर होगा आपका। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम फॉर पर्सन who is not receiving warfarin is 12 seconds। इस चीज को मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, जो चीज यहां लिखी थी इसे यहां पे और क्लियर कर दिया है। अगर पेशेंट में किसी भी प्रकार के ओरल एंटीकोगुलेंट यानी वारफेरिन ड्रग नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा वो तो 12 सेकंड का होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वारफेरिन ड्रग ले रहा है, ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन ले रहा है, तो उसमें ये वैल्यू 1.5 से 2 गुना बढ़ी हुई भी नॉर्मल मानी जाएगी, यानी 24 सेकंड तक का टाइम भी हम इसमें नॉर्मल कंसीडर करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट ड्रग है हिपेरिन, उसके बारे में भी एपीटीटी वैल्यूज को जान लेते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखता है, नोट करिएगा। हिपेरिन ड्रग जिन क्लाइंट्स में हिपेरिन चल रहा होता है उनमें हम एपीटीटी टेस्ट करवाते हैं, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। और नॉर्मल एपीटीटी टेस्ट, नॉर्मल एपीटीटी टेस्ट रिजल्ट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पेशेंट नॉट टेकिंग हिपेरिन। अगर कोई व्यक्ति हिपेरिन नहीं ले रहा है तो उस कंडीशन में नॉर्मल एपीटीटी जो वैल्यू है वो 60 से 70 सेकेंड के बीच होती है। 60 से 70 सेकेंड इज द नॉर्मल एपीटीटी वैल्यू फॉर द क्लाइंट हु इज नॉट गेटिंग हिपेरिन। अब क्लाइंट अगर हिपेरिन ले रहा है, इफ client is taking heparin, then this APTT value may increase 1.5 to 2 times। अगर कोई व्यक्ति हिपेरिन ले रहा है तो नॉर्मल एपीटीटी टाइम जो है वो 1.5 से 2 गुना तक बढ़ सकता है, और इस बढ़े हुए टाइम को भी हम नॉर्मल मानेंगे। यानी कि यहां पर 140 सेकंड तक भी एपीटीटी टाइम आता है तो हिपेरिन ले रहे पेशेंट पे ये नॉर्मल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the transfer of antibodies from mother's milk to the baby is called। जब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट मिल्क के साथ एंटीबॉडीज मां से बच्चे में एंटर होती हैं तो ये किस प्रकार की इम्यूनिटी कहलाएगी? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। देखिएगा, ब्रेस्ट मिल्क को हम आर्टिफिशियली तैयार नहीं करते तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। बात है ऑप्शन सी और डी में से एक को सेलेक्ट करने की। हमने आपको बताया था कि बच्चे का शरीर यदि खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, खुद मेहनत करके यदि एंटीबॉडी तैयार करता है तो उसे आप एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे।
जबकि यहाँ पर तो बच्चे को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, उसकी मदर की बॉडी द्वारा तैयार की गई इम्यूनिटी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। इट इज अ टाइप ऑफ नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ब्रेस्ट मिल्क के साथ एंटीबॉडीज का मदर से बच्चे तक पहुंचना नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drugs is not used in management of hyperkalemia? अगर किसी क्लाइंट में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, हाइपरकैलीमिया कंडीशन हो जाए, तो इसके इस इलाज में कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं किया जाता? क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जरूर गौर करें। ये छोटा सा छुपा हुआ शब्द आपको सिलेक्शन से दूर कर सकता है। which is not used in treatment of hyperkalemia। अब आप अपना आंसर दें। कैल्शियम ग्लूकोनेट, साल्ब्यूटामॉल, सोडियम बाइकार्बोनेट, एट्रोपिन सल्फेट। नॉर्मल पोटेशियम लेवल 3.5 to 5.2। The right answer is option D, it is atropine sulfate। पोटेशियम को मैनेज करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट, साल्ब्यूटामॉल और सोडियम बाइकार्बोनेट दिए जा सकते हैं। एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल ऑपरेशन से पहले रिस्क ऑफ एस्पायरेशन को कम करने हेतु बॉडी सिक्रीशंस को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट रेट के बहुत ज्यादा कम होने पर एट्रोपिन देकर हार्ट रेट बढ़ाई जा सकती है। हाइपरकैलीमिया हो, हाइपोकैलीमिया हो, दोनों ही कंडीशंस हार्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। दोनों ही कंडीशंस के अंदर हार्ट रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। पोटेशियम का रिचेस्ट सोर्स है बनाना। जब भी क्लाइंट में पोटेशियम की कमी होती है, हाइपोकैलीमिया कंडीशन होती है, तो ईसीजी करने पर एबनॉर्मल यू वेव देखने को मिलती है। यहां से ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटोक्रीट। हेमेटोक्रीट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। वुड बी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया के कारण ये कम हो सकता है। वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यू टू हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया के कारण हेमेटोक्रीट लेवल बढ़ सकता है। is typically between 28% to 48% in normal adult male। ये नॉर्मल अडल्ट मेल के अंदर 28% से 48% के बीच होता है। ऑप्शन डी, could be increased due to an increase in EPO released by the kidney। अगर हमारी किडनीज के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन यानी EPO का रिलीज बढ़ा दिया जाए तो हेमेटोक्रीट लेवल भी बढ़ सकता है। Which statement is correct regarding hematocrit? The right answer is option D। अगर हमारी किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन का रिलीज बढ़ा दिया जाए तो इससे आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, आरबीसी का रिलीज बढ़ जाएगा और आरबीसी की कुल संख्या ही हेमेटोक्रीट है। आइए हेमेटोक्रीट जो कि एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। लिखिएगा, हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट को ही आप पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम
जब भी आप किसी भी व्यक्ति की सीबीसी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें पीसीवी लिखा होता है, हिमेटोक्रिट लिखा होता है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हमारे ब्लड वॉल्यूम में आरबीसी की कुल कितनी मात्रा है इसे हम हिमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। नोट करिएगा, percentage of total blood volume occupied by RBC is called hematocrit और पैक्ड सेल वॉल्यूम। हमारे ब्लड वॉल्यूम का कितना परसेंट आरबीसी के द्वारा घेर रखा गया है इसे हम हिमेटोक्रिट के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक बर्तन है, यह कोई एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपने आरबीसी भर दिया, 50% आरबीसी यहां पर आपने भर दी। अब ये जो बर्तन है, ये जो डब्बा है, ये जो यूटेंसिल है, ये जो बॉक्स है, इसके अंदर आधा हिस्सा तो खाली है, आधा हिस्सा तो एम्प्टी है और आधे हिस्से के अंदर आरबीसी भरी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आरबीसी की जो मात्रा है वो 50% है, यानी कि इस डब्बे का जो पीसीवी या हिमेटोक्रिट लेवल है वो 50% है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। हिमेटोक्रिट को हमेशा परसेंटेज द्वारा लिखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। आप चाहें तो यहां पर इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हैं, हिमेटोक्रिट का सिंपल मतलब है परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हिमेटोक्रिट लेवल। अब नोट कीजिएगा, हमारी किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन नामक एक सब्सटेंस रिलीज किया जाता है। इरिथ्रोपोइटिन, इसे आप शॉर्ट में ईपीओ नाम से लिख सकते हैं। हमारी किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन नामक एक सब्सटेंस रिलीज किया जाता है और जैसे ही हमारे शरीर के अंदर इस इरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ता है, ये बोन मैरो से आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, यानी आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। जब किसी व्यक्ति में रीनल फेलियर होता है तो किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन का रिलीज नहीं किया जा पाता और वहां पर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। जबकि किसी व्यक्ति में यदि कोई मैलिग्नेंसी हो, सीओपीडी हो, एम्फाइसीमा हो या ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें बॉडी में हाइपोक्सिया हो रहा हो, तो हमारी किडनी ज्यादा से ज्यादा इरिथ्रोपोइटिन का रिलीज करवाती है, जिसके कारण आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। यहां पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस इन विच द किडनी रिलीज मोर इरिथ्रोपोइटिन, दीज आर। देखिएगा यहां पर हमारे शरीर में जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, तो हमारा शरीर ऐसी कुछ मैकेनिज्म्स अपनाता है जिससे कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाए। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आरबीसी ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक है। आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अगर आप किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं जहां पर ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी और उस एरिया में आपकी आरबीसीज बढ़ जाती हैं। या फिर आपको सीओपीडी, एम्फाइसीमा जैसी कोई भी कंडीशन है जिसमें हाइपोक्सिया हो रहा है, बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हमारे शरीर में आरबीसी का नॉर्मल काउंट जो कि 4 से 6 मिलियन होना चाहिए, उससे भी ज्यादा हो जाता है। या फिर किसी कारण से रेड बोन मैरो में
कैंसरस कंडीशन हो जाती है, मैलिग्नेंसी हो जाती है, जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेजी से होने लगता है, तो उन कंडीशन में भी आरबीसी का नंबर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है और वहां पर हिमेटोक्रिट वैल्यू भी आपको बढ़ी हुई मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल हिमेटोक्रिट लेवल होता क्या कितना है, ये भी एग्जाम में प्रीवियसली पूछा गया है और आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। नॉर्मल हिमेटोक्रिट एट सी लेवल, एट सी लेवल क्यों लिखा है हमने, हम समुद्र के लेवल पर रहते हैं और इस जगह पर नॉर्मल क्या है, हमने इस चीज को क्लियर किया था कि ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में ऑक्सीजन की कमी के कारण ज्यादा आरबीसीज होती हैं, तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। लेकिन सी लेवल पे बात करें तो उस जगह पर रहने वाले सभी लोगों में नॉर्मल हिमेटोक्राइट लेवल कितना होता है, इसे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले लिखिएगा अडल्ट के अंदर, अडल्ट के अंदर 42 से 48% रहती है, और अगर आपसे एवरेज पूछ लिया जाए तो 45%, ये आप बता सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पर, यहां पर आप अडल्ट मेल कर लीजिएगा, दिस इज फॉर अडल्ट मेल। और अब हम बात करते हैं अडल्ट फीमेल, अडल्ट फीमेल, अडल्ट फीमेल के अंदर 38 से 46% नॉर्मल रहेगा, और एवरेज की यदि बात की जाए तो आप 42% लिख सकते हैं। चिल्ड्रन की बात करें तो चाइल्ड के केस के अंदर 35 से 49% नॉर्मल रहेगा, और न्यूबॉर्न बेबीज की यदि बात की जाए तो न्यूबॉर्न बेबीज में सबसे ज्यादा 49% से 54% तक ये देखने को मिलेगा। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की थी हिमेटोक्रिट यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये हमारे शरीर में ब्लड के अंदर कितना परसेंट आरबीसी है इसे बताता है। तो हम कह सकते हैं कि पीसीवी हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है। अगर हमारे शरीर में इरिथ्रोपोइटिन का रिलीज बढ़ जाए, जो कि किडनी द्वारा बनाया जाता है, तो आरबीसी का काउंट भी बढ़ सकता है, यानी हिमेटोक्रिट काउंट भी एबनॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल हिमेटोक्रिट लेवल की बात की जाए तो अडल्ट मेल के अंदर 42 से 48%, जो कि एवरेज 45% होता है। अडल्ट फीमेल की बात की जाए तो 38 से 46%, एवरेज 42% माना जाएगा। चाइल्ड के केस में 35% से 49%, और न्यूबॉर्न बेबीज के लिए 49% से 54% नॉर्मल रहेगा। Next question. Which of the following actions is not used to prevent excessive hemorrhage in the third stage of labor? लेबर की थर्ड स्टेज में अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो उसे रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? यहां पर गौर कीजिएगा, नॉट लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें फिर आंसर करें। सबसे पहला ऑप्शन है ऑक्सीटॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आता है यूट्राइन मसाज, फिर आता है मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आता है राइट वीडियोलैटरल एपिसियोटॉमी। Which method cannot be used? The right answer is option D. डिलीवरी के दौरान बच्चे को वल्वल आउटलेट से इजीली पास करवाने हेतु
फॉरकेटी मसल्स में कट लगाकर वेजाइनल ओपनिंग का साइज बढ़ाया जाता है। ये प्रोसेस एपिसियोटॉमी कहलाता है और इसके द्वारा हम हेमरेज को रोक नहीं सकते बल्कि बिग साइज बेबी को डिलीवर करवा सकते हैं इजीली। अगर आप ऑक्सीटॉक्सिन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मेथार्जिन ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यूट्राइन मसाज करते हैं, तो यूट्राइन मसल्स के अंदर इन तीनों ही के कारण कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, टॉनिसिटी बढ़ती है और कॉन्ट्रैक्शंस के कारण वहां मौजूद ब्लड वेसल्स पर लगातार दबाव पड़ता है। दबाव के कारण ब्लीडिंग रुकती है, उस जगह पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। सो ये तीनों ही मेथड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Next, when antibodies are produced inside the infected body, it is called. इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग गलत नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए, खुद मेहनत करते हुए इस डिजीज को ठीक करने के लिए खुद ही एंटीबॉडी का निर्माण करती है, तो ये कौन सी इम्यूनिटी है? एक्टिव, पैसिव, एक्टिव पैसिव बोथ, या इनमें से कोई नहीं? यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि शरीर खुद अपनी एंटीबॉडीज तैयार कर रहा है एक्टिव होकर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये वीडियो क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के रेगुलर वीडियो कंटेंट के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद अदर सोशल मीडिया लिंक्स पर क्लिक करके फॉर नर्सेस प्रिपरेशन के अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स को यूज करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।